तो अभी अपना टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन एंड सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट। इसमें प्लांट के पास में जो मिनरल्स जो भी होते हैं ना वो कैसे आएंगे, या फिर उसके बाद में सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट है, इसका मतलब प्लांट में जो भी फूड वगैरह बनेगा वो कैसे सोर्स से सिंक तक जाएगा। तो कल हमने पढ़ा था लीफ में ट्रांसप्रेशन कैसे होता है और उसके बाद में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। याद हो गया होगा, पता है ना, एक सीक्वेंस है पूरा, और उसमें यह रखना है कौन सा आयन ज्यादा रहता है कौन सा आयन कम रहता है ना उस टाइम पे। तो आपने रेडियल मूवमेंट तो देख लिया। रेडियल मूवमेंट वाटर का है ना, मतलब कैसे जो है सॉइल से जाइलम तक वाटर जाता है। तो उसमें हमने पूरा पाथ देखा था ना, कैसे कैसे जाता है। सबसे पहले एपिडर्मिस होती है ना, फिर उसके नीचे कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद में एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर कौन हो गया, फिर स्टील होती है जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे। तो इस तरीके से जाइलम के पास में है ना वाटर पहुंच गया था। तो मेन जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट में वाटर के लिए, उनको क्या बोलते हैं, हम जाइलम बोलते हैं। अगर जाइलम की थोड़ी सी आपको एनाटॉमी बताऊं तो जाइलम में चार तरह की है ना सेल्स होती हैं, मतलब दो तरीके के टिश्यू होते हैं प्लांट में, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स टाइप के। मतलब जो परमानेंट टिश्यू है ना, परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू हैं। एक तो सिंपल वाले जो सिंगल टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के जो मोर देन वन टाइप की सेल से मिलकर बने होंगे, जिसमें आपके मोस्टली कौन कौन से आते हैं, जाइलम आते हैं और फ्लोएम आते हैं। तो जिन भी प्लांट में जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं उनको हम बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट। अगर हम एवोल्यूशन से देखें ना, तो सबसे पहले थैलोफाइटा है, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना, ये सीक्वेंस रहा था। तो आपको पता है जो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। तो दो तरीके के प्लांट हो गए, एक तो एवेस्कुलर और दूसरे वेस्कुलर टाइप के, है ना, इसको इधर लिख लेते हैं। तो इसमें तो आपके कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, थैलोफाइटा आ जाएंगे और ब्रायोफाइटा आ जाएगा इसमें। मतलब इनमें जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद में वेस्कुलर प्लांट की बात करें तो वेस्कुलर प्लांट में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे टेरिडोफाइटा, और फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म आ जाएंगे ना इसमें। फिर उसके बाद में भी अगर हम बात करें इनमें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, तो जो जाइलम है, जाइलम में चार टाइप की सेल होती है ना। जाइलम में कौन कौन सी सेल होंगी, ट्रैकिड्स, फिर होती है आपकी क्या, इसको रुक जाओ, एक को बायका एक बाह्यनिका कुछ ऐसे बोलते हैं। तो बायका तो ये होगी बेसल्स, ये बाह्यनिका होगी, है ना। ट्रैकिड्स, बेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा, और आपका लास्ट में होगा जाइलम फाइबर्स। तो ये अगर हम बात करें ना ट्रैकिड्स की और बेसल्स की, तो बेसल्स जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का। मतलब बेसल्स जो है वो एंजियोस्पर्म में मिलती है और जिम्नोस्पर्म में बेसल्स नहीं मिलती है ना। लेकिन इसका जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर होता है नीटेल्स, है ना। तो नीटेल्स वाले में जिसमें आपके एफेड्रा, बेल्विसिया, ये जो मिलते हैं ना उसमें ये प्रेजेंट होती है। तो ये मेन कंडक्टिंग टिश्यू है किसका, मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ जिम्नोस्पर्म। और ये किसका होगा मेन कंडक्टिंग टिश्यू,
ये होगा एंजियोस्पर्म का। ये एंजियोस्पर्म में मिलता है ना। और बेसल्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? एंजियोस्पर्म का। इसका मतलब बाकी में ये बेसल्स नहीं मिलती है ना, जैसे आपका थैलोफाइटा उनमें तो मिलती नहीं, वैसे भी है ना कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। ये टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म में भी नहीं मिलती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है कौन सा? नीटल्स, उसमें ये देखने को मिलती है आपको, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं बेसल्स एज फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म वेसल्स एब्सेंट इन। तो जिम्नोस्पर्म में तो बाकी सब प्राइमेटिव है ना, सब में एब्सेंट हो गया ना, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। नीटल्स में भी जैसे मैं प्लांट के नाम लिख दूं, नीटम बेल बेलविस्टिया होता है क्या ना, और एक होता है फेडरा। देखो क्या लिखा हुआ है, अब मैं एब्सेंट है ये, लेकिन जिम्नोस्पर्म का एक ये ऑर्डर है कौन सा? नीटल्स। इसमें ये मेंबर आते हैं नीटम बेलविस्टिया फेडरा। इनमें बेसल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में तो एब्सेंट होती है, लेकिन ये सबसे एडवांस ऑर्डर है उसका, है ना, जिम्नोस्पर्म का। तो क्योंकि इवोल्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवॉल्व होता ही जा रहा है। तो जैसे इसमें सबसे जो प्राइमेटिव थे, फिर जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे तो ये जैसे पहले टेरिडोफाइट आया, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म आया, उसके बाद में एंजियोस्पर्म आया। तो टेरिडोफाइट्स के जो लास्ट मेंबर होंगे उनमें जिम्नोस्पर्म जैसे फीचर डेवलप हो जाएंगे ना कुछ कुछ, ऐसे ही जो जिम्नोस्पर्म के लास्ट मेंबर होंगे उनमें कुछ कुछ एंजियोस्पर्म के फीचर डेवलप हो जाएंगे। तो ये जिम्नोस्पर्म के सबसे एडवांस मेंबर हैं। तो इनमें कुछ फीचर किसके मिलेंगे? एंजियोस्पर्म के, क्योंकि इनसे ही तो एंजियोस्पर्म बनना है ना आगे जाके। तो एक बीच में जो कनेक्टिव लिंक होती है ना, एक तरीके से जैसे हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो एक तरीके से ये कनेक्टिव लिंक होगी फिर, है ना। मतलब बाकी तो ये जिम्नोस्पर्म है, लेकिन ये वाला फीचर किसका आ गया इनमें? एंजियोस्पर्म का आ गया ना ये वाला फीचर। फिर उसके बाद में एंजियोस्पर्म में तो है ना प्रेजेंट रहती है सब में। अच्छा, ये जो दोनों एलिमेंट है ना, ट्रैकिड्स और बेसल्स, इनको हम ट्रैकियरी एलिमेंट बोलते हैं। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियरी एलिमेंट। और ये दोनों एलिमेंट ही हैं जो मेन कंडक्टिंग होते हैं ना, वाटर कंडक्शन में काम आते हैं। बाकी ये तो एसेसरी है, इन दोनों के थ्रू है ना वाटर का कंडक्शन होता है, इसलिए इन दोनों को हेडरोम भी बोला जाता है ना। जाइलम का वह पार्ट जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है एक्चुअल में ना, जिनसे वाटर कंडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेडरोम बोलते हैं। तो जाइलम में ट्रैकिड्स और बेसल दोनों कंबाइंडली क्या है? हेडरोम है। जैसे जाइलम होता है ऐसे फ्लोएम भी होता है। तो जाइलम में तो जो कंडक्टिव टिश्यू है उनको हेडरोम बोलते हैं, ऐसे ही फ्लोएम के लिए वर्ड आता है लेप्टोम। या हाइड्रोइड्स और लेप्टोइड्स, ये ध्यान रख लेना, मतलब ये फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के लिए वर्ड आते हैं ना। हाइड्रो से तो आप समझ जाओगे ना कहीं वाटर से रिलेटेड है। और लेप्टो वर्ड किसके लिए आता है?
वो फ्लोएम के लिए आता है। तो फ्लोएम में जो कंडक्टिंग टिश्यू होंगे उनको हम बोलते हैं लेप्टोम। ठीक है, ये अभी उसमें एचपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, ऐसे ही आया था कि हाइड्रोइड्स और जो लेप्टोइड्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं। तो ये जाइलम और फ्लोएम से रेस्पेक्टिवली होते हैं ना। फ्लोएम में भी लिखा देंगे, फ्लोएम भी अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्लोएम का भी देख लेंगे एनाटॉमी में। आपको डिटेल में नहीं पढ़ा था, मैं तो आपको एक बेसिक वो बता रहा हूँ ना इसका बस। तो जाइलम में 4 तरीके के क्या होते हैं, सेल्स होती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, ट्रैकिड्स, बेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और, ठीक है, ये जो ट्रैकिड्स होती हैं इनकी अगर ल्यूमेन की बात करें, ल्यूमेन कैसा होता है इनका, नैरो होता है। और इनका ल्यूमेन कैसा होता है, इनका वाइड होगा ना फिर, इनका चौड़ा होगा। तो मेन जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है वो वेसल्स है। ठीक है, ये वाली कहानी समझ में आ गई आपको, ट्रैकिड्स और वेसल समझ में आ गया। ट्रैकिड्स मतलब जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी प्लांट के, ये दोनों पहले तो डेड टिश्यू ऐसे समझो आप, है ना, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, और ये भी डेड टिश्यू है जो लास्ट वाला है ना, जाइलम फाइबर्स। हाँ, तो ये कैसा होता है, डेड। ये भी कैसा होता है, डेड। और ये लास्ट वाला भी कैसा है, और ये कैसा है, ये लिविंग टिश्यू है बस, है ना। तो ट्रैकिड्स में क्या होता है, जैसे एक सेल है ना, ये पहले तो सोचो ये नॉर्मल स्पेरिकल सेल नहीं होती, ये जो लंबी सेल होती है ना, ऐसे ट्यूबुलर शेप में लंबी सेल होती हैं। फिर इनमें प्रोसेस चलती है, ऐसे डिफरेंशिएशन चलता है। तो सबसे पहले जैसे इनका जो साइटोसोल है वो कम होता जाता है ना, फिर उसके बाद में सेल जो है डिफरेंशिएशन में उस पर लिग्निफिकेशन होगा। तो कुल मिला के लास्ट में फिर सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। फिर उसके बाद में ये ऐसे एक इस शेप में, टेबुलर शेप में स्ट्रक्चर रहती है इसकी, है ना। इस पे पूरे पे ऐसे लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा, लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा, है ना। और जिस जगह पर नहीं मिलेगा उस जगह को हम पिट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये इधर भी एक बॉल होगी, इधर भी एक बॉल होगी, है ना। तो इस बॉल पे अब ये एक सेल होगी ट्रैकिड्स की। अब आपको पता है प्लांट में पूरे रूट से लेके ऊपर सूट तक पूरे में जाइलम फ्लोएम मिलते हैं। तो ये एक सेल हो गई, अब इसके ऊपर ऐसे दूसरी सेल अरेंज हो जाएगी ट्रैकिड्स की, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा, पिट्स मिलेंगे, जिससे वाटर का आदान प्रदान हो सकता है ना दो सेल के बीच में। तो ऐसे सेल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होके ये एक बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है एंड तक। और ये दोनों सेल का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वहां पर क्या मिलते हैं, पिट्स मिलते हैं, मतलब उनसे वाटर जा सकता है। पिट्स ध्यान रखना, पिट्स बिल्कुल आर पार नहीं होता, वहां पर सेल मेम्ब्रेन भी मिलती है और प्राइमरी जो वॉल होती है ना वो भी मिलती है पिट्स पे ना। और वहां पर लिग्निन वगैरह का डिपोजिशन नहीं मिलेगा, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है ना वो एब्सेंट होती है। तो पिट्स बिल्कुल आर पार नहीं होते हैं ना, वहां पर सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी, प्राइमरी सेल वॉल भी मिलेगी। और एक होता है पोर या परफोरेशन, वो बिल्कुल आर पार होता है, वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। जैसे एक तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना, वो उस तरीके से होता है ना। तो जो बेसल्स होती हैं उनमें तो परफोरेशन मिलता है, मतलब वो तो बिल्कुल आर पार होगा। और जो ट्रैकिड्स होती हैं उनमें पिट मिलते हैं, तो उनमें मेम्ब्रेन भी मिलेगी और प्राइमरी सेल वॉल भी मिलेगी, लेकिन वहां पे उस एरिया में सेकेंडरी सेल वॉल और लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होगा। फिर आपने ये पढ़ा होगा ना कि जाइलम में लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है वो कई तरीके से होता है, जैसे कि एनुलर शेप में हो सकता है, स्पाइरल शेप में हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कई टाइप का डिपोजिशन मिलता है, या पिट फॉर्म में हो सकता है। तो वो कई टाइप का हो सकता है ना। कुल मिला के अब ये समझो इसका जो साइज है वो थोड़ा सा नैरो होगा, और जो बेसल्स है उसका साइज थोड़ा सा वाइड होगा। तो इसमें पानी ज्यादा जा सकता है, जिसका साइज ज्यादा होगा, चौड़ा होगा, उसमें पानी ज्यादा जा सकता है। तो जो आपकी बेसल्स है उसका साइज चौड़ा होता है थोड़ा सा, और यहाँ पे पानी क्रॉस करने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें परफोरेशन मिलता है और इसमें पिट मिलते हैं उसकी जगह पे। तो पिट आप समझ में आ गया ना, बिल्कुल आर पार नहीं होता है, वहां पर प्राइमरी सेल वॉल और मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, और उसको हम नॉर्मली मेम्ब्रेन बोल देते हैं। जो पिट होता है ना, यहाँ पर जो पिट मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, वो मेम्ब्रेन का मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं है ना, उस मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा
हाँ, तो वहां पे समझ में आ गई ये वाली बात। तो ये बिल्कुल आर पार नहीं होती है ना। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, जो क्या बोलते हैं, एक मिडिल लैमिला होता है ना, मिडिल लैमिला मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिडिल लैमिला, और प्राइमरी सेल वॉल, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं ना। और अगर परफोरेशन है तो वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। और ध्यान रखना, जो पिट है, पिट अपन बोलते हैं ना, तो वो भी बिल्कुल आर पार नहीं होता। जैसे यहाँ भी कोई पिट मिल रहा है तो वो भी आर पार नहीं होगा। वहां पिट का मतलब कि इतना सा है कि वहां पर लिग्नेंट का डिपोजिशन नहीं हुआ है, तो उसको हम पिट बोल देते हैं ना। तो अब ये समझ में आ कि ट्रैकिड्स कैसे ऐसी वेसल्स होती है, जैसी ट्रैकिड्स है उसके पैरेलली वेसल्स मिलती है ऐसे ही। तो दोनों में ही वाटर का कंडक्शन होता है, लेकिन ज्यादा किस में होगा, वेसल्स में होगा ना ज्यादा। और लिग्निन का डिपोजिशन है, इस वजह से ये मतलब डेड हो जाती है सेल, है ना। कौन सा पेट्स बताए ना, यहाँ पे वो मेम्ब्रेन नहीं, वो लिख लेना, मिडिल लैमिला होता है ना, मिडिल लैमिला प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमिला और प्राइमरी वॉल। ब्रैकेट्स में, वेसल्स में तो एब्सेंट ही होते हैं, वेसल्स में तो बिल्कुल आर पार होते हैं, उसको बोलते हैं परफोरेशन। हाँ। चलो ये आपको समझ में आ गया ट्रैक एलिमेंट और ये सब कुछ। देखो अब ट्रैकिड्स का काम समझ में आ गया आपको, इसका भी आ गया। जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या होता है, इसका मेन काम है जो फूड वगैरह होता है ना उसको स्टोर करने का काम होता है इसका। तो इसका एक लिख लेना छोटा सा काम, क्या है इसका काम, फूड स्टोर। और जो आपके टेनिन वगैरह है ना वो भी इसमें स्टोर हो सकते हैं ना फ्लोएम पेरेन्काइमा में। और फिर है आपका फाइबर्स, इसका काम क्या होगा, इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देने का, स्ट्रेंथ देने का उसको। तो ये इसके वो हो गए ना चार एलिमेंट। तो ये तो हो गया आपका जाइलम। अब थोड़ा सा फ्लोएम का और बता देता हूँ आपको ना यहीं पे। जैसे जाइलम होता है ऐसे ही फ्लोएम भी होता है। फ्लोएम जो है ये फूड कंडक्शन के लिए काम आता है। और ये रूट से सूट की तरफ ले जाता है या सूट से रूट की तरफ, किधर से किधर ले जाएगा। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है ना, ये फिक्स है कि ये सोर्स से सिंक की ओर ले जाता है हमेशा, सोर्स टू सिंक। ये बर्तन धोने वाली सिंक नहीं होती है ना, ये दूसरी वाली होती है। हाँ। तो अब क्या होता है कि प्लांट में सोर्स और सिंक जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस हो रहा है लीव्स वगैरह में, तो उस टाइम पे वो सोर्स है, और रूट क्या हो जाएगी उस टाइम पे, सिंक। लेकिन कई बार क्या होता है कि पत्ते झड़ जाते हैं ना, तो उस टाइम पे रूट बन जाती है सोर्स, और ऊपर वाला पार्ट बन जाता है सिंक। मतलब जहां भी उसने फूड स्टोर कर रखा था ना प्लांट ने, जरूरी नहीं कोई रूट ही हो, मतलब कहीं भी उसने फूड को स्टोर करके रखा हुआ था वो सोर्स बन जाएगा उस टाइम पे। तो वो रूट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब इसका जो फ्लो है वो ऐसे यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है ना जाइलम की तरह। जाइलम तो हमेशा रूट से सूट की तरफ लेके जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सोर्स कहाँ पर है, तो ये किधर भी लेके जा सकता है ना। अब ऐसे ही इसमें भी चार टाइप की सेल होती है ना मेनली। एक तो होता है इधर लिखता हूं थोड़ा सा, सी ट्यूब एलिमेंट। तो फर्स्ट वाला कौन सा इसका, सी ट्यूब एलिमेंट। एक इससे मिलती जुलती होती है सीव सेल। फिर आपका होता है एल्ब्यूमिनस सेल। एक होती है कॉम्पेनियन सेल। फिर होता है आपका फ्लोएम पेरेन्कामा। और फिर आपका हो गया फ्लोएम
ये इसमें मेन सेल होती है ना, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये एंजियोस्पर्म का हो गया ना, ये हो गया जिम्नोस्पर्म का। और और ये लिविंग सेल है और इसका काम भी होता है फूड फूड स्टोर का है, मेन काम है ना, ट्रांसफर तो बाकी कर ही रहे हैं। फ्लोएम फाइबर्स ये किसके लिए होंगे? ये किस काम में आते हैं? फ्लोएम फाइबर्स ये आते हैं रस्सी बनाने के काम में ना, जो जूट वगैरह इनकी रस्सी बनती है ना, वो फ्लोएम फाइबर से बनती है ना। तो ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, एक तो इसकी खास बात यह है कि ये इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना इसमें। और सीव सेल जो है ये इसकी बजाय जिम्नोस्पर्म में, मतलब जैसे जिम्नोस्पर्म में तो सीव सेल मिलती थी, फिर एंजियोस्पर्म में क्या आ गई उसकी जगह पे? सीव ट्यूब एलिमेंट। ये तो एक सिंगल सेल है और ये एक तरीके से मल्टी सेल का हो सकता है ना सीव ट्यूब। क्या? हाँ। ये जो जिम्नोस्पर्म में तो सीव सेल मिलती थी, फिर वो डेवलप हुए तो उसमें सीव ट्यूब एलिमेंट बन गया उसकी जगह पे। मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का डिफरेंस है ना इनमें दोनों में। जैसे क्या? हाँ, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गई। ये तो एक सिंगल सेल है और ये मतलब मल्टी सेल है ना, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना ना, सीव सेल और सीव ट्यूब में, तो सीव ट्यूब में है ना न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हाँ, सीव सेल में मिल सकता है, सीव ट्यूब एलिमेंट में ये एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद में कॉम्पेनियन सेल्स, ये एंजियोस्पर्म में मिलती है और उसकी जगह पर जिम्नोस्पर्म में मिलती है एल्यूमिनस सेल। मतलब है एक ही काम दोनों का, लेकिन जिम्नोस्पर्म में उसको हम क्या बोल देते हैं? एल्यूमिनस सेल बोल देते हैं। फिर आपका हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये तो भी कॉमन हो गया ना। अब इसमें आपके ये जो दोनों हैं, ये मेन कंडक्टिंग टिश्यू है ना, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? लैप्टोम। एक साइंटिस्ट था हेवरलैंड नाम से, है ना, उसने ये टर्म दिया था ना, हेड्रोम और लैप्टोम दोनों। हेड्रोम तो किसके लिए आता है? जाइलम के जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू हैं उनके लिए। और लैप्टोम किसके लिए आता है? फ्लोएम के जो कंडक्टिंग टिश्यू हैं उसके लिए। तो ये किसके लिए आएगा? कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। तो अब लैप्टोम आ जाए या लैप्टोइड्स आ जाए, इससे मिलता जुलता लैप्टोबर्ड आ जाए ना, तो उसको आप क्या मानोगे? फ्लोएम मानोगे। और हाइड्रो आ जाए, हाइड्रोइड्स आ जाए, तो उसको आप क्या मानोगे? जाइलम मानोगे ना। ऐसी एक वर्ड आता है बास्ट, है ना, BAST, वो किसके लिए आता है? ये भी किसके लिए आता है? फ्लोएम के लिए आता है ना, बास्ट वर्ड भी। जैसे मैं बोलूँ आपसे बास्ट फाइबर्स, तो फ्लोएम के फाइबर्स होंगे ना, उनको बास्ट फाइबर बोल देंगे। और जैसे एक वर्ड आता है, बेसल वर्ड भी आता है ना कभी कभी फ्लोएम के लिए, VASAL। हाँ, ये भी पढ़ा हुआ आपने, जैसे कि एम्फी वेसल पढ़ा हुआ आपने। एक तो होता है एम्फी वेसल, एक होता है एम्फी क्राइब्रल।
आपने उसके टाइप पढ़े होंगे ना, जैसे स्टील के, जैसे किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट रहता है। हाँ, तो उसमें इसमें क्या होता है, एम्फी वेसल है ना ये वाला, तो इसमें फ्लोएम को जाइलम चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। चारों तरफ से मतलब, हाँ मतलब जैसे ये ऐसे हो गया और इसके चारों तरफ वो मिलेगा, है ना। तो दो टर्म आते हैं ना, जैसे एक तो आता है हेड्रोसेंट्रिक और एक आता है लेप्टोसेंट्रिक। तो हेड्रोसेंट्रिक में मतलब, हेड्रो का मतलब क्या हो गया, जाइलम सेंटर में रहेगा, बाहर फ्लोएम रहेगा। और आ गया लेप्टोसेंट्रिक, इसका मतलब फ्लोएम सेंटर में रहेगा, जाइलम बाहर की साइड में रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा वो पता होनी चाहिए ना टर्मिनोलॉजी, मतलब ये वर्ड आता किसके लिए है। अब तो बहुत आसान है फिर, है ना। अब नहीं तो रटते रहो लेप्टोसेंट्रिक क्या है फिर, और आपको पता लग गया कि लेप्टो है ना फ्लोएम के लिए आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर उसमें। ये तो आपने पढ़े होंगे ना, एंड आर्क, एग्ज आर्क, ये नाम याद हो थोड़े बहुत। तो सब उसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है ना, जैसे कि एंड आर्क है। अब एंड आर्क का मतलब, जैसे हम प्रोटोजाइलम वो पढ़ते हैं ना, जैसे ये मान लो ये रूट या सूट कुछ भी हो सकती है, इसमें जाइलम का डेवलपमेंट है। तो मान लो, अब जाइलम का डेवलपमेंट ऐसे भी हो सकता है, अंदर बाहर से अंदर की साइड में, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है। तो जो पहले बना था वो प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा वो मेटाजाइलम। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे कि कहाँ से किधर बनना स्टार्ट हुआ है। अब आर्क का मतलब आप जानते हो वैसे, आर्क वर्ड जो आता है, आर्क मतलब आता है प्राचीन के लिए, पुराने के लिए आता है। जैसे आर्कियोलॉजी हो गई, आर्की बैक्टीरिया हो गया। तो आर्क वर्ड किसके लिए आता है, प्राचीन के लिए आता है। तो अब प्राचीन वही तो होगा जो पहले बना होगा, सीधी बात ये है, जो पहले बना होगा वो प्राचीन होगा। जैसे जो एक तो होता है प्रोटो, एक होता है मेटा, तो इसमें कौन सा होगा आर्क। मेटा तो बाद में बनता है ना। तो प्रोटो जो है वो पहले बना होगा, वो पुराना हो जाएगा इसका मतलब, तो वो आर्क होगा। अब आर्क का मतलब समझ में आ गया, जो प्रोटो है उसके लिए आर्क वर्ड आएगा, मतलब जो पहले बना होगा पुराना होगा उसके लिए आर्क वर्ड आएगा। तो अब इसमें ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटा है। तो अब एक दो वर्ड आता है ना, एक तो एंड आर्क, एक एज आर्क। अब इसमें जो आर्क है वो किधर प्रेजेंट है, अंदर की साइड में, बाहर की साइड में। एंडो का मतलब अंदर की साइड में, एक्जो का मतलब बाहर की साइड में। तो अब इसमें किधर प्रेजेंट है, आर्क मतलब जहां से बनना स्टार्ट हुआ था पुराना, तो बाहर की साइड में है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एग्ज आर्क। और अगर ये ऐसे बनना स्टार्ट होता, यहाँ से बाहर की साइड में, तो अब जो आर्क वाला पुराना पॉइंट अपना वो कहाँ पर है, अंदर की साइड में है, तो इसको हम क्या बोल देते, एंड आर्क बोल देते। इतनी सी बात है बस, है ना। तो अब जो जड़ होती है उसमें एग्ज आर्क मिलता है, और जो स्टेम होता है उसमें एंड आर्क मिलता है। डेवलपमेंट है ना जाइलम वगैरह का इनका। तो आपको टर्मिनोलॉजी को पकड़ना होगा ना पहले, उसका मतलब क्या होता है, तब तो बहुत आसान है बायोलॉजी, नहीं तो फिर रटने वाली तो शुरू से है ही। तो ये चारों टिश्यू आपको समझ में आए, टीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल्स, ये तो किस में मिलेंगी, एंजियोस्पर्म में। टीप सेल और एल्यूमिनस सेल ये किस में मिलेंगी, जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म की जो कंडक्टिंग सेल्स हैं, एलिमेंट हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, लैप्टोम बर्ड बोल देते हैं ना। और बाकी ये आपके फाइबर्स किस में काम आएंगे, मैकेनिकल सपोर्ट में, और अपने काम में आएंगे रस्सी बनाने का काम है ना। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आपका फ्लोएम पेरेन्काइम हो गया, ऐसे ही जो एक वो होता है ना सन एम्प होता है, उससे भी रस्सी बनती है ना, उसकी रस्सी पेरीसाइकिल से बनती है ना। और यहाँ पर कहाँ पर मिलते हैं फाइबर्स, फ्लोएम में मिलते हैं, जूट वाले जो है ना। जूट का नाम पता है आपको, साइंटिफिक नेम, जूट का नाम होता है कोरकोरस कैप्सुलरिस। चलो ये हो गए फ्लोएम के टिश्यू, है ना। तो अब इसमें जो सीप ट्यूब एलिमेंट है, इसमें न्यूक्लियस तो मिल नहीं रहा है, तो फिर इसको कौन रेगुलेट करेगा, तो कॉम्पोनेंट सेल है ना इसको रेगुलेट करती है।
रेगुलेट शेप ट्यूब एलिमेंट। मतलब ऐसा होता है, जैसे ये अगर शेप ट्यूब एलिमेंट है ना, तो इसके जस्ट पास में ही कौन सी सेल रहती है, कॉम्प्लिन सेल रहती है। तो ये दोनों कंटिन्यूटी में रहती है ना प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, तो ये उसको कंट्रोल करके जाती है। अब ये इसकी हेल्प क्यों कर रही शेप ट्यूब एलिमेंट की, इसको है तो इसलिए हेल्प कर रही क्योंकि उसके घर की है वो, है ना इसलिए। ये रियल सिस्टर हैं दोनों मतलब एक ही मदर सेल से बनती हैं दोनों, तो ये दोनों डॉटर सेल है, मतलब सिस्टर, दोनों सिस्टर हो गई ना आपस में। जो इनकी मदर सेल थी वो एक ही थी, तो एक से तो क्या बनी है ये कॉम्पेनियन सेल, और एक से क्या बन गई शेप ट्यूब एलिमेंट। तो अब एक के साथ में ऊंच नीच होती है तो दूसरी सिस्टर को हेल्प तो करनी पड़ेगी उसकी, तो इस वजह से हेल्प कर रही है ना। बाकी तो इतनी सारी सेल हर किसी की हेल्प थोड़ी करेगी क्योंकि वो उसकी रियल सिस्टर है ना। तो ये बोथ सेल ड्राइव फ्रॉम सेम सेल, दोनों किससे बनती हैं, एक ही सेल से बनती है ना, सेम सेल से बनती हैं। तो एक तो उनमें से डिफरेंशिएट हो गई कॉम्प्लिमेंट सेल बन जाती है, दूसरी शेप सेल बन जाती है ना, शेप शेप ट्यूब एलिमेंट है ना, दोनों अलग अलग हैं, एक जिम्नोस्पर्म की एक एंजियोस्पर्म की, है ना। तो अब आपको लैप्टॉम और ये समझ में आ गए। चलो अब जाइलम और फ्लोएम की एनाटॉमी हो गई। हाँ हाँ बताओ चलो अब समझ में आ गया इतना। अब देखो ये जो सीव सीव का मतलब आप जानते हो वैसे क्या होता है, छलनी के लिए आता है ना, बट जो आटा छानने वाली छलनी होती है ना उसके लिए आता है। तो इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, जैसे ये यहाँ पर इसमें ये पोर मिलेंगे ना, ऐसे चालनी जैसे, ऐसे पोर मिलते हैं ना। और ये आपको पता है लिविंग सेल है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो ऐसे साइड में अरेंज हो जाता है ना, साइटोप्लाज्म ये पूरा साइड में मिलता है ना इसका साइटोप्लाज्म, और बीच में ये ल्यूमेन टाइप में जगह रहती है ना खाली। तो चालनी जैसा शेप होने की वजह से जो है इसको हमने सीव ट्यूब नाम दिया है ना। अब यहाँ पर ये एक सीजन आता है ऑटम वाला, है ना। ऑटम को क्या बोलते हैं, मतलब जैसे पत्तियां वगैरह झड़ती है ना, जब पतझड़ वाला जो होता है ना, तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या होता है, ये रेड कलर में मान लो आप, है ना। ये अब इसके नीचे दूसरी सेल होगी, आपको पता है ना सीव सेल, तो ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, जैसे ट्रैकिड वेसल का देखा था ना ऐसे ही। तो ये एक सीव सेल हो गई या सीव ट्यूब एलिमेंट मान लो, है ना। तो ऑटम के टाइम पर क्या होता है, अब पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं, तो अब आपको पता है ऊपर फूड वगैरह बनेगा नहीं, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये रेड कलर में डिपोजिशन कर लेती हैं जिसको हम बोलते हैं कैलोज। तो यहाँ पर किसका डिपोजिशन हो जाता है, कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है। कैलोज कुछ अलग से नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना ये। एक बार सर्च कर लेना ना, गलत भी हो सकता है, बीटा 1,3 मतलब ग्लूकोज का ही पॉलीमर है ये। क्या बोल रहे हो, मतलब बीटा 1,3 ग्लूकैन का शायद जहाँ तक है ना ये होना चाहिए ना। तो इसका क्या होता है, ये पॉलीमर होता है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट ही है ये भी। तो इसका क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सीव सेल क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अब ऑटम के सीजन में ये इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा के जाता है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह इन्वेड नहीं कर सकते ना इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोवियल अटैक लिख लेते हैं ना। आपको भी निशा वैसे सीव सेल लिखाई होगी पहले, और ये लिखाया होगा कि जिम्नोस्पर्म में मिलती है।
लिखाई होगी ना पहले। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक कौन से टाइम पे? ऑटम के टाइम पे। फिर इसके बाद में कौन सा सीजन आएगा, उसको क्या बोलेंगे? स्प्रिंग बोलेंगे ना उसको। तो बसंत बोलते हैं ना जब पत्तियां आती हैं। इन स्प्रिंग कैलोज डिजॉल्व। स्प्रिंग सीजन जब आता है ना, तो वापस से कैलोज क्या हो जाता है फिर? डिजॉल्व हो जाता है। और फ्लोएम में एक प्रोटीन मिलती है जिसका नाम है पी प्रोटीन, मतलब फ्लोएम प्रोटीन है ना। वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई डैमेज पार्ट हो जाता है ना, बाउंड वगैरह हो जाता है, तो उसकी सीलिंग में हेल्प करती है ना कैलोज के साथ मिलके। तो पी प्रोटीन कहाँ पर मिलेगी? कहाँ पर मिलेगी? फ्लोएम में मिलेगी, है ना। तो पी प्रोटीन हेल्प्स इन बाउंड सीलिंग विद कैलोज। कैलोज की हेल्प से, कैलोज की भी हेल्प लेती है मतलब प्रोटीन। और कहीं बाउंड वगैरह हो जाता है, कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उसको क्या कर देती है? सील कर देती है। तो ये कुल मिला के इसका काम भी एक तरीके से बचाने का है, फ्लोएम को प्रोटेक्शन का काम है ना पी प्रोटीन का। पी प्रोटीन का मतलब है फ्लोएम प्रोटीन। तो काम समझ में आ गया इसका, पी प्रोटीन का। ये जो है साइटोप्लाज्म है, मतलब किनारों पे रहता है ना साइटोप्लाज्म, साइड में, ताकि बीच में क्या रहे? ल्यूमेन रहे। क्योंकि इसमें से भी तो हमें कंडक्शन कराना है ना, सीप ट्यूब में से भी। तो साइट और लिविंग सेल भी है ये, तो साइटोप्लाज्म मिलना भी चाहिए, तो वो किनारों पर रहना, साइड वॉल्स में रहता है। और बीच में क्या रहता है? ल्यूमेन रहता है। और अपर साइड में और नीचे की साइड में सीप जैसी स्ट्रक्चर मिलती है ना, चालनी जैसी। तो ये तो चालनी हो गई। और उस पर किसका डिपोजिशन मिल रहा है? कैलोज का। कौन से टाइम में होता है ये? ऑटम के टाइम पे होता है ना, और स्प्रिंग के टाइम पे वापस से ये क्या हो जाता है? घुल जाता है फिर से। क्या? कहीं भी जैसे हमें वाटर लीकिंग वगैरह ये रोकना होता है ना, तो हम वहाँ पे मेनली लिग्निन, सुबेरिन और ये कैलोज इसका डिपोजिशन कर देते हैं। कहाँ पे? हाँ, सेल वॉल में मिल सकती है कहीं भी, मतलब जैसे वाटर सीलिंग वगैरह को रोकना होता है उसके लिए काम में आते हैं। क्या? ऑटम सीजन में क्या होता है, जैसे एक तो फ्लो होता रहे और एक फ्लो रुक जाए, तो बहते हुए में इन्फेक्शन इतना नहीं होता। अब आपको पता है पत्तियां झड़ गई हैं, तो अब वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, तो उसका जो फ्लो है बहुत कम हो जाएगा या रुक जाएगा। तो इस वजह से उसको सील कर देते हैं। फ्लो होता रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं, बैक्टीरिया टिक ही नहीं पाएंगे वहाँ पे। कैलोज कोई प्रोटीन नहीं है, पी प्रोटीन ये एलिमेंट बना के जाते हैं, जो ये सीव ट्यूब एलिमेंट जो है ना, ये सेल बना के जाती है, सारी लिविंग सेल हैं ये। तो इनमें कोई भी प्रोटीन बन सकती है ना। तो इनका काम यही है मेनली, कहीं जैसे कोई पार्ट डैमेज हो जाता है ना, तो उसको सील करने का। तो ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये पी प्रोटीन को बनाता है, लेकिन क्योंकि पूरा फ्लोएम का ही पार्ट है ये, तो इस वजह से उसको नाम दे दिया ना पी प्रोटीन। क्या बोल रहे हो निशा? कैलोज का काम है इसको सील करने का। अब इसमें कोई अंदर बाहर नहीं जा पाएगा इस सेल में, तो माइक्रोबियल अटैक से बचा के जाएगी। फिर पी प्रोटीन का काम ये है कि कहीं कुछ डैमेज हो गया कोई पार्ट, तो उसको सील करवाना, और उसमें वो कैलोज की भी हेल्प लेती है प्रोटीन। पी प्रोटीन है ना, इसके साथ मिलके काम करती है ये। लिग्निन का कहीं डिपोजिशन हो जाता है ना, लिग्निन का, तो मान के चलो कि वो सेल फिर मतलब 90% केस में डेड सेल होगी वो, लिग्निन का डिपोजिशन अगर ज्यादा हो गया तो।
वो डेड सेल के ऊपर मिलता है ना। और लिग्निन क्या था वैसे, किसका, लिग्निन किस में आता है, फिनोलेक्स कंपाउंड था, है ना। और ये एक कार्बोहाइड्रेट है ना, कैलोज। इस स्लाइड में ज्यादा लिख दिया है, इस वजह से थोड़ा वो हो गया ना। चलो, ये तो जाइलम और फ्लोएम की बेसिक एनाटॉमी थी, है ना। अब और आगे चलें। चलो, अब ये बताओ कि जो फ्लोएम सैप होगा, है ना, उदित, ये समझ में आ गया क्या। और तो फिर घर जाके थोड़ा सा देख लेना, आप लेट हो गए। फ्लोएम सैप है ना, तो फ्लोएम सैप में क्या क्या मिलेगा पहले ये बताओ। जैसे जो हमारा जाइलम होता है उसमें तो क्या क्या मिलता है, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मोस्टली यही होते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा फ्लोएम सैप में। तो सबसे पहले तो सुक्रोज ही मिलेगा, है ना। सुक्रोज जो है वो ट्रांसलोकेटिंग में काम वो आता है ना। तो सुक्रोज हो गया। और क्या मिल सकता है, ग्लूकोज भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज भी मिल सकता है ना, ग्लूकोज भी मिल सकता है। एक होता है रेफिनोज, एक होता है स्टेकायोज, एक होता है बर्वेस्कोज। ये सब कार्बोहाइड्रेट ही हैं, और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। देखो, ये सुक्रोज है, आपको पता है किससे मिलके बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, इसी से तो मिलता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज से बनता है सुक्रोज। और ये तो ग्लूकोज है ना, रेफिनोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, इन तीनों से मिलके क्या बनता है, रेफिनोज। ये है स्टेकायोज, तो ये किससे मिलके बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, मतलब दो गैलेक्टोज जुड़ जाते हैं ना इसके साथ में, तो ये क्या बन जाता है, स्टेकायोज। ये है, ये किससे मिलके बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ये हो गया बरबसकोज। तो ये सब मतलब डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड ना, इस तरीके से हैं। तो इसको आप ओलिगोसैकेराइड भी बोल सकते हो, है ना, ओलिगोसैकेराइड भी हो गया एक तरीके से। ठीक है। और सुक्रोज आपको ये पता होना चाहिए, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये कैसी शुगर है, ये तो ठीक है, कभी ऐसे पूछा जाता है। तो फ्लोएम में जो मेनली ट्रांसलोकेशन होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की फॉर्म में हो रहा है। मेन तो यही है ना, उसमें सुक्रोज ही मिल रहा है, बाकी ये भी मिलते हैं उसमें। अच्छा, उसमें ये बताओ अमाइनो एसिड कौन कौन से मिलते हैं मोस्टली। देखो, वैसे तो सभी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली कौन कौन से मिलते हैं उसमें, डी, ई, एन और क्यू। और आपके प्लांट हार्मोन रेगुलेटर कौन से मिलेंगे, हार्मोन, ऑक्जिन। जैसे कहाँ पर बनता है ऑक्जिन, अपेक्स वाले पार्ट में बनता है ना, अपेक्स में बनेगा ना। कहाँ बनता है ऑक्जिन, टिप पर मिलता है ना। जो एपिकल डोमिनेंसी करवा के जाता है ना, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक, इथाइलिन बहुत कम मिलता है ना, गैसियस फॉर्म में रहता है इथाइलिन, एवीए। ठीक है, ये हार्मोन मिलते हैं ना फ्लोएम से। और आपका जैसे मैनीटॉल है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको यहीं लिख लेते हैं ना, मैनीटॉल हो गया।
और सॉर्बिटॉल हो गया, ये भी मिलते हैं। और क्या क्या मिल सकता है? और कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं। सम मिनरल न्यूट्रिएंट भी मिल सकते हैं। तो ये फ्लोएम शेप में हमें देखने को मिलता है ना। हाँ, ये याद भी रखना है आपको ना, अमाइनो एसिड ये प्रीडोमिनेंटली रहते हैं उसमें, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना 2 नंबर में। चलो अब ये तो हो गया फ्लोएम शेप का वो है ना। अब ये जो फ्लोएम शेप है ये कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था? तो कोई ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का, स्लीप वाला हो सकता है, वहीं तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो वो एज ए सोर्स की तरह काम करेगा, फिर वहां से ये किधर जाएगा? रूट की साइड में जाएगा अभी। तो अगर हम जैसे एनाटॉमी देखते हैं पहले लीफ की, तो लीफ की एनाटॉमी में हमने क्या क्या देखा था? जैसे यहाँ पर तो कौन सी सेल थी? एपिडर्मिस सेल थी है ना। फिर इसके नीचे एपिडर्मिस के बाद में ये कौन सी सेल थी? कॉर्टेक्स सेल होती हैं। और ये अगर C4 प्लांट है तो उसमें पहली साइड और वो मिलती है ना, C3 में मिलता है ना ये पहली साइड। तो ये पहली साइड टिश्यू हो गया ना। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है कॉर्टेक्स वाला इलाका है ना ये। तो ये हो गया कॉर्टेक्स। फिर ये यहाँ पर आ जाते हैं आपके मीजोफिल सेल्स, मान लो ये है ना। ये कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल। ये जो कॉर्टेक्स है वो स्पॉन्जी टिश्यू है, वो एक ही बात है, मतलब वही कॉर्टेक्स है और वही स्पॉन्जी टिश्यू है। और सेल पूछा जाए ना ऐसे सेल, तो यहाँ पर मोस्टली सेल रहती हैं पेरेनकाइमेटस सेल है ना। जैसे आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और वो। हाँ। फिर उसके बाद में आपकी रहती हैं बंडल सी सेल। तो ये इधर बना लेता हूँ ना बंडल सी सेल को। ये कौन सी सेल हो गई? और ये हो गया वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल का मतलब इसमें होंगे जाइलम और फ्लोएम, यही तो होगा। अब आपको पता है ये पूरी लीफ है ना, ये एक तो अपर पार्ट हो गया, एक लोअर पार्ट हो गया ना लीफ का। अब इस लीफ के अंदर चल रहा है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन सी सेल में चलता है? कौन सी सेल में चलेगा फोटोसिंथेसिस? जो भी, जिसमें भी क्लोरोफिल मिलेगा है ना, जिस सेल में भी, उसमें क्या चलेगा? फोटोसिंथेसिस चलेगा। तो वो आपकी जैसे कॉर्टेक्स की सेल भी हो सकती है, जैसे कोई पेरेनकाइमेटस सेल है तो उसमें चल सकता है, मीजोफिल सेल में चल सकता है, और अगर बंडल सील में है तो उसमें भी चल सकता है। तो कोई सी भी सेल में चलेगा ना फोटोसिंथेसिस, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को पहले किसको देगी? जैसे मान लो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल किसको देगी अपने न्यूट्रिएंट्स को? बंडल सील को, क्योंकि वेस्कुलर बंडल के पास में ही तो है ना। तो कुल मिला के अपना टारगेट तो वेस्कुलर बंडल के पास में पहुंचाना है उसको। वेस्कुलर बंडल से तो फिर ट्रांसलोकेट होके जाएगा, वो वेस्कुलर बंडल में भी जो फ्लोएम होगा है ना, उसके पास में पहुंचाना है हमें। तो जो भी यहाँ इसके पास में जो नियरेस्ट बीन होगी ना, जैसे मान लो ये मीजोफिल सेल है ना यहाँ पर, और इसके पास में एक नियरेस्ट, जैसे आपने लीफ की स्ट्रक्चर तो पढ़ी होगी, ये लीफ है। तो इसमें बीनेशन आपने पढ़ा होगा ना, कई तरीके का मिल सकता है, ऐसे ऐसे भी मिल सकता है ना, बीन्स ऐसे बिखरी हुई रहती हैं, या पैरेलली भी मिल सकती है ना, ये पढ़ा होगा आपने। तो अब जैसे इस एरिया में कोई मीजोफिल सेल है, तो ये अपने आस इसके पास में जो नियरेस्ट बीन होगी उसके पास में उस न्यूट्रिएंट को पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये मान लो मेजोफिल सेल है और ये इसकी नियरेस्ट बीन हो गई।
तो उसके पास में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया जाएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रखा है इसका, जैसे देखो ये एक सेल है ना, इस सेल का नाम क्या है, मीजोफिल सेल। फिर मीजोफिल सेल से कहां पर जाएगा न्यूट्रिएंट्स, बंडल सी सेल में पहुंच जाएगा। तो ये कौन सी सेल हो गई, बंडल शीथ। फिर इसके पास में कौन सी सेल होगी, फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा। फिर कौन सी होगी, फ्लोएम, फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब इसका मतलब हम फ्लोएम के पास तक पहुंच चुके हैं अभी, मतलब ये तो अभी लीफ का पार्ट था और ये फ्लोएम का पार्ट आ गया है ना, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फिर इसके पास में कौन सी सेल रहेगी, तो ये है कॉम्पेनियन सेल। अब कॉम्पेनियन सेल के पास में आ गए तो यहाँ से कहाँ पे कर दिया जाएगा इसको, जो सीव ट्यूब एलिमेंट होगा ना उसमें चला जाएगा। तो अब ये मान लो पूरा फ्लोएम है ना, ये पूरा क्या हो गया, फ्लोएम हो गया। तो ये यहाँ पर कौन सा है, वो होगा सीव ट्यूब एलिमेंट होगा। इसमें आ गया ना अपना। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये मीजोफिल सेल थी है ना, अब कोई एक सेल नहीं होगी, बहुत सारी आसपास बहुत सारी मीजोफिल सेल्स होंगे ना। तो वो अपने नियर बाई जो भी बंडल सी सेल होंगी उनको अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स जो उन्होंने बनाया था ना, जो भी सुक्रोज वगैरह कुछ भी बनाया होगा, वो यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ गया बंडल सी सेल में ना। फिर यहाँ से कहाँ पर आ गया, और यहाँ से, और यहाँ से आ गया, इसको हम बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग। हाँ फिलहाल जो मेन फ्लोएम था अपना उसके पास में आ गया। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ तक क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम, फ्लोएम लोडिंग। और इसमें क्या क्या होगा फ्लोएम लोडिंग में, ये जो अभी आपको लिखाया था ना पहले, वो सब कुछ होगा, पूरा फ्लोएम सेफ है तो सब कुछ इसमें मिलेगा है ना। अब ये इसकी डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमेशा सोर्स टू सिंक रहेगी। अभी यहाँ पर बन रहा है प्रोडक्ट तो ये सोर्स है अभी, तो यहाँ से ये कहाँ पर जा रहा है अभी, सिंक। अभी अब यहाँ से जाएगा ना सिंक, और अभी तो फ्लोएम में डाला है हमने। तो यहाँ पर ये जो लीफ में जो फ्लोएम था ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो था ना, ये मान लो यहाँ पे जो नियरेस्ट बीन थी अब यहाँ पर आ चुका है अपना ना। फिर यहाँ से ये कहाँ पर जाएगा, मेन जो बीन होती है ना उसके पास जाएगा। फिर यहाँ से पेटियोल से होता हुआ जो ब्रांच है उसकी, उसमें आ जाएगा। फिर ब्रांच से जो मेन स्टेम है उसमें आ जाएगा। फिर वहां से कहीं भी जा सकता है, उसकी मर्जी है। तो इस तरीके से सारी जो भी लीव्स हैं वो कलेक्ट कर करके, जैसे अपने बॉडी में जैसे ब्लड फ्लो होता है ना, ऐसे ही इसमें भी है सिस्टम पूरा जाइलम फ्लोएम का। तो जो भी उसके नियरेस्ट बीन होगी उसके पास में है ना, मीजोफिल सेल के पास में, उसको अपना न्यूट्रिशन दे देगी वो। और उसके बाद में फिर आपको बताइए ना किस तरीके से ना पूरा सिस्टम चलेगा इसमें। तो अभी अपना जो खाना है लीफ का वो कहाँ पर आ चुका है, जो फ्लोएम था ना, ये तो मीजोफिल सेल थी इसने बनाया था, और यहाँ से यहाँ पर आ चुका है अभी। और यहाँ से यहाँ तक आने को हम बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग, फ्लोएम में आने को है ना। अब इसको इसके टारगेट तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, और डेस्टिनेशन तक पहुंचा के फिर उस सेल के पास में इसको रिलीज करवा दिया जाएगा। तो मान लो यहाँ से अब ये चलेगा है ना, और यहाँ पर ये कोई टारगेटेड सेल थी, यहाँ पर क्या थी कोई इसकी, तो इसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना था।
तो ये मान लो कॉम्पिनेंट सेल हो गई। और ये हो गया फ्लोएम फ्लोएम पेरेन्काइमा। और ये हो गई सेल जिसके पास में पहुंचाना था, ये हो गया इसका डेस्टिनेशन। जिस सेल के पास में पहुंचाना था वहां पहुंच गया। इसको हम बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम अनलोडिंग। तो लीफ में जिस सेल में फोटोसिंथेसिस चल रहा था उससे फ्लोएम तक आना, वो तो क्या है, फ्लोएम लोडिंग। ये तो कंडक्शन है, ये तो पूरा है ना। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पर फ्लोएम में आया है एक्चुअल में, इसको बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग। फिर फ्लोएम से बाहर जाना, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। और ये है कंडक्शन जिसमें फ्लोएम में होके जा रहा है। ये अभी फ्लोएम में होके फ्लो नहीं है, ये तो लीफ लेवल पे जो मीजोफिल सेल बंडल सी सेल है ना, उनमें हो रहा है अभी। मेन फ्लोएम तो ये है ना, जैसे अब बीन में आ गया ना यहाँ पर, अब यहाँ से जो आ रहा है ये वाला फ्लो ये है। समझ में आ गई बात। तो मीजोफिल सेल से फ्लोएम तक आना वो तो लोडिंग है, और फिर जहां भी कहीं उसको पहुंचाना होगा वहां पे फ्लोएम से बाहर निकलेगा वो, उसको बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो ये समझ में आया आपको, देख लो एक बार और। बाकी ये सेल वगैरह तो सब आपने पढ़ी थी एनाटॉमी पहले भी, ठीक है। तो मीजोफिल सेल से आएगा बंडल सी सेल के पास में, वहां से फ्लोएम पेरेन्काइमा, और पेरेन्काइमा से कॉम्पेनियन सेल, और कॉम्पेनियन सेल से टिप ट्यूब एलिमेंट में फ्लोएम में आ गया। और फिर फ्लोएम से फ्लो होगा, इसका भी बल्क फ्लो होता है, जैसे मास फ्लो पढ़ा था ना हमने, ऐसे ही इसमें मास फ्लो होता है। और उसके बाद में इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है। एक बात इसमें लिख लेना, फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ही हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, फ्लोएम के फ्लो के लिए एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। एटीपी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, नॉट फॉर कंडक्शन। समझ में आ गई ये वाली बात। तो इसमें जो फ्लो हो रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है ना, जो हमने लोडिंग करवाई इसके लिए एटीपी की जरूरत है, और जो अनलोडिंग करवाएंगे उसके लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी। बाकी यहां से लेके यहां तक जा रहा है उसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट एक डायग्राम और देखो इसमें, समझ में आ गया नहीं तो एक डायग्राम और देखो फिर। देखो ये है, ये तो है जाइलम, और इधर बना दिया हमने फ्लोएम। ये हो गया फ्लोएम। तो इसमें एक तो सोर्स होगा और एक सिंक होगा, है ना। तो कहीं भी एक जगह पे आप सोर्स और सिंक बना लो, है ना, अपनी मर्जी से। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर सोर्स बना रखा है अभी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेल होगी, चलो ये अपना जो फ्लो है ना वो कहाँ तक आ चुका है, मतलब
यहाँ से ऐसे आया अपना, है ना, तो ये सोर्स हो जाएगा इस टाइम पर। तो इसमें से वही आपको पता है सब कुछ, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी अभी बताया था ना, वो सब कुछ बन के आया होगा। तो ये सब कुछ अपना जो फ्लोएम शेप में था वो सब कुछ कहाँ पर है, इस एरिया में है। अब आपको पता है फ्लोएम शेप में क्या क्या होता है, सुक्रोज, और ये सब लगभग आयनिक फॉर्म में होते हैं सब के सब। तो इसका मतलब इस एरिया में अभी सॉल्यूट कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है। अभी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट आया है तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा, है ना। अब सॉल्यूट ज़्यादा है और वो भी आयनिक फॉर्म में और है, तो इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल है वो बढ़ेगा या घटेगा इस एरिया का। आयंस बढ़ते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है या घटता है, आयंस से बढ़ता है। जहाँ आयंस वहाँ वाटर रहना चाहता है। तो इस एरिया का जो वाटर क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा ना। अब ये चाहेगा कि यहाँ मेरे पास में पानी आए, यही तो चाहेगा ना। मतलब जहाँ सॉल्यूट बढ़ जाता है तो वहां पर वाटर पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है, सॉल्यूट बढ़ने, क्योंकि फ्रेश वाटर का मैक्सिमम होता है, आपको बताया था ना, जीरो। वो भी सॉल्यूट आएगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो बढ़ता है ना। तो कुल मिला के इस एरिया का जो है साई डब्लू है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू सॉल्यूट। अब सॉल्यूट में सब कुछ है वो आपको बता दिया ना, जो भी फ्लोएम शेप में होता है वो। तो अभी इनके फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट आए थे यहाँ पर, जिसकी वजह से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। उसकी वजह से अब ये एरिया चाहेगा कि यहाँ पर पानी आए, क्योंकि यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अब इसके लिए क्या होता है, जो नियरेस्ट जाइलम होता है, पास पास में ही तो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये तो आपको बोर्ड पे तो दिख रहे हैं ना, बाकी तो पास पास में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ से जाइलम जो है ना, इधर से क्या होगा, ये जो H2O है, जाइलम में तो खूब H2O मिलता है ना, यहाँ से जो है H2O ट्रेवल करके कहाँ पर चला जाएगा, फ्लोएम में चला जाएगा। किस लिए गया है, क्योंकि वहां पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया था। तो यहाँ पर जो है वाटर पोटेंशियल कम था, इस वजह से वाटर ट्रेवल करके गया। अब इस एरिया में वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब वाटर बढ़ेगा तो एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा। अब वो यहाँ से दूसरे इलाके में जाना चाहेगा, मतलब सिंक की तरफ। तो यहाँ पर वाटर अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब यहाँ पर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा इस वजह से। तो अब मान लो ये सिंक की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा ना, तो इस वजह से फ्लो के लिए एटीपी की नीड नहीं होती है। हाँ, मतलब फ्लोएम शेप के फ्लो के लिए एटीपी की नीड नहीं होती, क्योंकि वहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इस वजह से जब जाइलम से पानी आएगा तो यहाँ पर कहाँ इकट्ठा होगा, वो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा उसको। तो एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अब फ्लोएम में उसका फ्लो होने लग जाएगा, तो इसके लिए कोई एटीपी की नीड नहीं है। अब इस एरिया में जहां भी ये जिस तरफ सिंक की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम थी ऑलरेडी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम थी। तो यहाँ पे अब वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर वाटर पोटेंशियल पहले कम था, लेकिन अब वाटर वहां पे कम होने की वजह से तो आया था, तो जिस वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर बना था, है ना। अब ये सिंक की तरफ आ गया, मान लो, है ना, यहाँ पर ये आ गया सिंक के पास में, यहाँ पर आ गया ये रेड कलर में जो है वो फ्लोएम शेप है ना। तो रेड कलर कौन सा है, और ये जो ब्लू कलर में है ये वाटर है ना। तो अब यहाँ पर फ्लोएम शेप भी था और वाटर भी था। तो इस एरिया में क्या होता है, सिंक के पास में यहाँ पर सॉल्यूट कम है ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट लेस होंगे, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पर कम या ज्यादा, तो साई डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पर, मोर होगा सॉल्यूट कम होने की वजह से। तो अब वाटर की तो टेंडेंसी है हाई टू लो जाने की,
तो अब ये वापस से कहाँ चला जाएगा, जाइलम में। ठीक है, जाइलम में चला गया। तो अब इस एरिया में आपको पता है पानी की कंटिन्यूस कमी होती रहेगी, तो यहाँ से जो है पानी कंटिन्यू इधर आता रहेगा। तो ऐसे ये फ्लो चलता है ना इसका। तो ये जाइलम कहीं ना कहीं हेल्प करके जा रहा है ना फ्लोएम के फ्लो के लिए। तो अब इस एरिया में अब कौन आएगा, ये आपका सॉल्यूट वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फ्लो में हेल्प करके जा रहा है ना जाइलम साथ में। तो जब सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं तब तो वो वाटर दे देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सिंक के पास में कम होती है तो वहाँ से वाटर को ले लेता है। तो यहाँ पर पानी की कमी बनी रहेगी और यहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा, तो इधर पानी कंटिन्यू आता रहेगा। तो इसके लिए एटीपी वगैरह की नीड नहीं होगी। ठीक है, अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गई, अनलोडिंग हो गई। तो ये सिंक थी इधर। तो इस तरीके से जाइलम जो है वो हेल्प करके जाता है ना। तो ये याद रखना, कुछ याद रह नहीं रहे, ये तो याद रख लोगे ना कि जो सोर्स होता है उस वहाँ तो जाइलम से फ्लोएम में वाटर आता है, और सिंक के पास में फ्लोएम से वाटर जाइलम में जाता है। और इतना ही आएगा वैसे एग्जाम में। बाकी तो इतने तो आप समझदार हो कि सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। फ्रेश वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये इस तरीके से जाइलम जो है हेल्प कर रहा है फ्लोएम के फ्लो के लिए। आप किसी को दिक्कत हो तो बताओ, हम तक कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया जाइलम और फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन। ममता आपको नहीं लिखा हुआ ये, क्या नहीं लिखा हुआ आपके में, पहले नहीं पढ़ा था। इस बार तो सारा पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्या, दोनों ही चेंज होंगे होंगे तो। हाँ, मैच्योर प्लांट है अगर उसमें फोटोसिंथेसिस चल रहा है अभी, है ना, तो जो ग्रीन पार्ट है जहां भी फोटोसिंथेसिस चल रहा है वो सोर्स की तरह काम करेगा। मैच्योर प्लांट हो कुछ भी हो। हाँ, एक न्यू लीफ जनरेट हो रही है। हाँ, तो न्यू लीफ जो जनरेट हो रही है तब भी वो सोर्स की तरह काम कर रही है, क्योंकि उसके आसपास और बहुत सारी लीफ हैं। हाँ, जरूरत है ना। मतलब सोर्स और सिंक इतने पास पास नहीं होते वैसे, है ना। जैसे वो तो क्या होगा कि उसके नियर बाई जो लीफ होगी ना, जैसे नीम बबूल इन पे आप देखोगे तो एक तो बिल्कुल प्लांट छोटा ही है, वो बात अलग है ना। कोई बड़ा प्लांट है, मैच्योर प्लांट है, तो उसके आसपास नियर बाई पहले से ऑलरेडी मैच्योर लीफ रहती हैं। तो वो, हाँ, तो वहीं से खाना आ जाएगा ना उसके पास। हाँ, तो वो तो वहीं से आ गया। अब सोर्स सिंक नॉर्मली हम कैसे देखते हैं, जैसे कि प्लांट में पत्तियां हैं और रूट की साइड में पत्तियां है ही नहीं, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो अब जो ऊपर वाला अपेक्स वाला पार्ट है वो तो हो गया सोर्स, और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा सिंक। इसमें कुछ भी हो सकता है। कोई भी लिविंग सेल है उसको न्यूट्रिशन की जरूरत किस क्या, न्यू लीफ मतलब सोर्स।
सोर्स तो हाँ सिंक होगी, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल बनाई नहीं है ना। रूट बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको अगर उसने दिया है कि न्यू लीफ बन रही तो उसके रेफरेंस में पूछना चाह रहा है ना फिर वो। बिल्कुल हो सकता है, जैसे कोई ग्रीन फ्रूट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर कोई अदर कलर का फ्रूट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो वो सिंक की तरह काम करेगा। और ग्रीन फ्रूट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, वो सोर्स की तरह भी काम कर सकता है। मेन बात सोर्स सिंक केवल इतनी सी है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसमें प्रोडक्ट बन रहा है। अब उसमें दो बातें हैं कि वो खुद की जरूरत पूरी कर रहा है या कुछ एक्स्ट्रा बना रहा है। एक्स्ट्रा बना रहा है तो वो ट्रांसफर भी करेगा, फिर तो वो सोर्स की तरह काम करेगा। और अगर उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो 100% सिंक होगा फिर वो। हाँ, फोटोसिंथेसिस के बेस पे कुल मिला के फूड वो दे रहा है या ले रहा है, इस बेसिस पे सोर्सिंग डिसाइड होता है। अब जिसमें फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा तो सिंक ही होगा हमेशा। अब ऐसी न्यू लीफ जो बन रही है तो अभी उसमें क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हुआ नहीं है। जिस दिन क्लोरोफिल बन जाएगा उसमें, उस दिन वो सोर्स बन जाएगी। अब जब तक नहीं बना तब तक क्या रहेगी वो, सिंक रहेगी। क्या बोल रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर जैसे सॉल्यूट ज्यादा था, इसकी वजह से इसका वाटर पोटेंशियल हो गया कम। तो अब जाइलम से वाटर यहाँ पर आएगा। जब वाटर आएगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर इकट्ठा हो जाएगा, तो इसकी वजह से अब पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा। अब पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो ये एक तरफ मूव करेगा। दोनों तरफ भी मूव कर सकता है, लेकिन एक तरफ ही मूव करता है ना, मतलब किसी भी उसमें हम जाइलम या ट्रे उसमें देखेंगे ना, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही मिलेगा ना। एक टाइम पर दोनों साइड में नहीं हो सकता, या तो ऊपर की साइड में जा रहा होगा या फिर नीचे की साइड में आ रहा होगा ना, तो बाई डायरेक्शनल मिलेगा ना ऐसे। मतलब बाई डायरेक्शनल हो सकता है ना अलग अलग टाइम पे, लेकिन एक टाइम पे हम देखेंगे तो एक उसमें यूनिडायरेक्शनली मिलेगा। तो मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया इसने। अब ये सिंक के पास में अगर बात करें तो वहां पे सॉल्यूट कम होंगे, उनको जरूरत है ना ऑलरेडी सॉल्यूट की, तो वहां पे सॉल्यूट कम थे, तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल वहां पे क्या था, ज्यादा था। वाटर पोटेंशियल ज्यादा था तो ये लो वाटर पोटेंशियल की ओर चला जाएगा, अब तो जाइलम की ओर चला जाएगा। तो इन दोनों में जैसे हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो यहाँ पर साई डब्ल्यू कम है तो यहाँ पर साई डब्ल्यू ज्यादा होगा उस टाइम पे ना। ऐसे ही यहाँ पर साई डब्ल्यू हम देखेंगे ज्यादा है, साई डब्ल्यू यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर साई डब्ल्यू क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर तो साई डब्ल्यू की वैल्यू एक ही रहती है, यहाँ पे कम ज्यादा नहीं हो रही। कम ज्यादा वो यहाँ पर हो रही है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखी है कि साई डब्ल्यू मान लो 5 है और इधर भी 5 है, तो वो यहाँ पर मैंने साई डब्ल्यू कम लिखा है तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर मान लो 8 होगा ऐसे। यहाँ का चेंज नहीं होता ना जाइलम का, उस साइड का ही चेंज होता है ना फ्लोएम का। समझ में आ गई बात? जाइलम का तो वही रहता है, फ्लोएम का कम ज्यादा हो जाता है ना उसके रेफरेंस में। चलो ये हो गया। अब इसमें एक एक और लिख लेना है ना, PCMB। ये DCM
पीसीएमबी जो होता है ये क्या करता है, एपोप्लास्ट पाथवे को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक्स एपोप्लास्ट पाथवे। चलो इस चैप्टर को क्लोज करें। अब देखो एक बार जो भी पढ़ाया उसको देख लो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, है ना यहाँ से। तो एवोल्यूशन के टाइम पे हम देखें तो दो तरीके के प्लांट हैं, ए वेस्कुलर और वेस्कुलर, है ना। ये थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा आते हैं इसमें, वेस्कुलर में टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं ना। इसमें से भी अगर आपको पूछा जाए सीड वाले प्लांट कौन कौन से होते हैं, टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं मिलते वैसे, है ना। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म मिलते हैं, लेकिन इसमें भी एक में नेक्ड सीड होते हैं, इसमें फ्रूट मिलते हैं ना, फ्रूट के अंदर होते हैं। और फिर इसमें भी आपके मोनोकोट और डाइकोट होते हैं ना एंजियोस्पर्म में भी। तो एडवांस कौन से होते हैं, एक बीजपत्री या दो बीजपत्री। एंजियोस्पर्म में भी एडवांस कौन से माने जाते हैं, मोनोकोट या डाइकोट। हर बार दो वाला नहीं होता है ना, कहीं कोई एक बार भी होता है ना। मोनोकोट एडवांस होते हैं ना। हम्म। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बेसिस पे थोड़ी देखते हैं, सबसे लास्ट में कौन आया वो होता है एडवांस। हाँ मोनोकोट आया लास्ट में ना। अरे ये बड़े बड़े प्लांट बहुत पहले आ गए, फसल वाले तो अभी आए हैं, फसल वाले मोस्टली है ना मोनोकोट्स हैं वो। हाँ और एंजियोस्पर्म सबसे लास्ट में आया ना, उससे पहले जिम्नोस्पर्म आया। जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म से भी बड़े प्लांट मिलते हैं। एंजियोस्पर्म में तो फिर भी छोटे प्लांट मिल जाते हैं ना, जिम्नोस्पर्म में कोई छोटा प्लांट मिलता ही नहीं है, सारे बड़े बड़े प्लांट मिलते हैं। तो मोनोकोट एडवांस है ना। चलो ये इस चैप्टर को अब क्लोज करते हैं। देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा। जो जाइलम की अगर बात करेंगे, अभी जाइलम यहाँ पर नहीं बताया ना, चलो ये जाइलम यहीं पर। तो जाइलम में चार एलिमेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो ट्रैकिड्स तो जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है उसमें मेन कंडक्टिंग टिश्यू है ना, और वेसल्स एंजियोस्पर्म का मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है। और दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू हैं, तो दोनों को हम क्या बोल देते हैं, हेड्रोम बोल देते हैं। एवरलैंड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने टर्म दिए थे ना दोनों, हेड्रोम और लैप्टोम। तो ये आपके ट्रैकिड्स और बेसल समझ में आ गया। ये मतलब एक लंबी ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं और इनमें पिट्स मिलते हैं और उसमें परफोरेटेड होती है वो ना, उसमें पोर मिलते हैं। और दोनों ही डेड सेल हैं, लेकिन इनका डिपोजिशन मिलता है ना दोनों के ऊपर। फिर उसके बाद में जाइलम पेरेन्काइमा का मेन काम क्या है, फूड को स्टोर करना। जाइलम फाइबर्स का मैकेनिकल सपोर्ट देने का। तो आपके जाइलम फाइबर से भी वो मिलते हैं ना, जो रेशे बनते हैं ना रस्सी वगैरह बनाने, यहाँ से भी मिलते हैं। लेकिन मोस्टली जो कमर्शियल यूज में लिए जाते हैं वो फ्लोएम फाइबर के होते हैं ना, जिनको हम वास्ट फाइबर भी बोलते हैं ना, फ्लोएम फाइबर्स को। फिर उसके बाद में इसमें आपका आ गया फ्लोएम। फ्लोएम में भी चार एलिमेंट होते हैं मोस्टली, एक तो सीव ट्यूब एलिमेंट, दूसरा कॉम्पिलिन सेल, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये तो एंजियोस्पर्म के हो गया ना। अगर जिम्नोस्पर्म में बात करेंगे तो सीव ट्यूब एलिमेंट की जगह पे कौन मिलता है, सीव सेल। ऐसी कॉम्पिलिन सेल की जगह पे कौन मिलता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो ये उसकी इक्विवेलेंट हो गई है ना। अच्छा अब बात करते हैं आपके सबसे पहले सीव ट्यूब एलिमेंट की। तो इसका जो शेप है वो चालनी जैसा होता है, इस वजह से है ना इसको दिया गया नाम सीव ट्यूब एलिमेंट। न्यूक्लियस मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। काम क्या है इसका मेन, वही वाटर उसका वाटर का मतलब नहीं, जिसका मिनरल्स और सॉल्यूट का जो है ना, फूड मान लो है ना, कुल मिला के फूड को ट्रांसपोर्ट करने का है ना इसका मेन काम है। अब इसमें न्यूक्लियस मिलता नहीं तो कौन रेगुलेट करेगा इसको, कॉम्पिलिन सेल। कॉम्पिलिन सेल और ये दोनों सिस्टर होती है ना, एक ही मदर सेल से बनती हैं दोनों, तो ये इसको कंट्रोल करके जाती है ना। तो ये जैसे
पैरेलली इसके अरेंज रहती है और प्लाज्मोडेस्मेटल जो कनेक्शन होते हैं उनके थ्रू इसको रेगुलेट करके रखती है ये। ठीक है, उसके बाद में आपकी सीव सेल, ये जिम्नोस्पर्म का मैन हो गया ना। फिर उसके बाद में आपकी आ गई एल्ब्यूमिनस सेल, ये किस में मिलेगी? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, उसके बाद में आपका है फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका काम क्या होगा? फूड स्टोर का। फिर है आपका लास्ट में फ्लोएम फाइबर्स, इसका काम क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट का। अब जैसे ही ऑटम वाला सीजन आता है ना, तो उस टाइम पे कैलोज जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जो चालनी है ना उनके उनको पोर्स को बंद कर देता है वो, ताकि माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं हो प्लांट में। जैसे ही आपका स्प्रिंग वाला सीजन आता है तो इसका डिपोजिशन जो है वो डिजोल्व हो जाता है और उसके बाद में वापस से फ्लोएम का फ्लो चालू हो जाता है। एक पी प्रोटीन होती है फ्लोएम प्रोटीन, ये बाउंड सीलिंग में काम आती है, जो कैलोज के साथ में मिलकर काम करती है ना। तो ये था स्लाइड में, और तो कुछ था नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्लोएम शेप में क्या क्या मिलता है? तो उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट में तो फ्रक्टोज मिलेगा, वो सुक्रोज मिलेगा, सुक्रोज। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत ग्लूकोज मिल सकता है, स्टेकायोज और रेफिनोज, बर्बास्कोज। ठीक है, किस किस से मिलके बने होते हैं आपको बता दिया। अमाइनो एसिड मोस्टली कौन कौन से मिलेंगे? डी, ई, एन और क्यू। बाकी और भी मिल सकते हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा है ना, प्रीडोमिनेंट मिलते हैं। अच्छा, प्लांट हार्मोन, ठीक है, ये मिल सकते हैं। उसके बाद आपका मैनिटॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया ना, ये भी मिल सकता है। फिर उसके बाद में फ्लोएम की लोडिंग कैसे होती है ये बताया गया इसमें। तो ये हमने एक लीफ की एनाटॉमी देखी, ये आपकी एपिडर्मिस, वेलिसेट टिश्यू, कॉर्टेक्स, और उसके बाद में फिर मेजोफिल बंडल सी सेल हो गई। तो कोई भी मेजोफिल सेल उसके नियर बाई जो भी नियरेस्ट वीन होगी है ना, जहाँ पे भी जाइलम और फ्लोएम होंगे नियरेस्ट, उसके पास उसको अपना वो मटेरियल पहुंचाना होता है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जो उसके कांटेक्ट में सेल होगी बंडल सी सेल है ना, उसके पास जाएगा, फिर वहां से फ्लोएम पैरेन्काइमा के पास में जाएगा, फिर वहां से कॉम्पेनियन सेल के पास में जाएगा, फिर कॉम्पेनियन सेल से टीप ट्यूब मतलब फ्लोएम में आ गया, इसी को हम बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग। फिर उसके बाद में ये फ्लोएम में फ्लो होगा इसका। अब फ्लोएम में फ्लो कैसे होता है, तो आपको मैंने इस डायग्राम में बताया था कि जिस जगह पर सॉल्यूट ज्यादा होते हैं, मतलब बंडल सी सेल से कॉम्पेनियन सेल के थ्रू सीव ट्यूब में मतलब फोटो एसिमुलेशन प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा होंगे, तो इस जगह पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम हो जाएगा तो जो इसके नियर बाई जाइलम होगा, उस जाइलम से इसमें वाटर आ जाएगा। तो इस जगह पे जब वाटर ज्यादा हो जाएगा तो एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये अपने आप ही इसका फ्लो होने लग जाएगा। फिर ये जहां भी सिंक के पास में पहुंचेगा, तो सिंक के पास में अब सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है, तो वहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो यहाँ से वापस से जाइलम में चला जाएगा पानी। तो ऐसे कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा, मतलब जैसे फ्लोएम में इस साइड में चल रहा है तो जाइलम में मान लो इस साइड में वाटर का फ्लो चल रहा होगा ना, नॉर्मली ऐसा होता है। फिर अब उसके बाद में यहाँ से जो इसके नियर बाई सेल होंगी उनमें इसको वापस से अनलोड कर दिया जाएगा, तो ये प्रोसेस होगी फ्लोएम अनलोडिंग। एनाटॉमी समझ में आ गई आपको कैसे जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, ये वही बताया गया ना कैसे जाइलम हेल्प करके जा रहा है ना फ्लोएम के फ्लो में। ठीक है, ये ज्यादा नहीं, इसमें दो ही बातें हैं, कहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम होगा, कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर तो फ्लोएम में वाटर आ रहा है और कहां पर फ्लोएम से वाटर जा रहा है, ये याद रखना है बस। तो सोर्स के पास में तो आ रहा है और सिंक के पास में फ्लोएम से वाटर जा रहा है। फिर आपका इतना ही था बस। ठीक है, ये पीसीएमबीएस लिख लिया, फेनिल क्लोरो मर्क्यूरिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एपोप्लास्टिक पाथवे को। इतना भी अगर आप याद रख लोगे तो आपका काम निकल जाएगा। बहुत है वैसे है ना